चलिए वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे ईडी करंट, जिसे भंवर धारा कहा जाता है। ये जो भंवर धारा है स्पेशली फॉर किसी भी आयरन की कोर में होने वाली एक प्रकार का लॉस ही है। जब हम ईडी करंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लॉसेस के बारे में भी यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो ईडी करंट है, ये ईडी करंट क्यों ट्रांसफार्मर के कोर में ट्रेवल करती है, क्यों प्रवाहित होती है, अल्टरनेटर के कोर में क्यों प्रवाहित होती है, किसी मोटर के कोर में क्यों प्रवाहित होती है, उसके पीछे इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आज हम क्लास में इसी को समझेंगे। हेडिंग डालिए ईडी करंट भंवर धारा। हेडिंग डालिए ईडी करंट भंवर धारा। अब इसमें लिखिए, यदि किसी आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वह फ्लक्स को काटती है, तो वह मैग्नेटिक फ्लक्स को काटती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटती है, तो उससे ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होती है, जिसके कारण करंट फ्लो होती है। यह करंट बहुत से क्लोज्ड सर्किट से होकर बहती है, जिसे ईडी करंट कहा जाता है, जिसे ईडी करंट कहा जाता है, जिसे ईडी करंट कहा जाता है। इसके कारण कोर में आई स्क्वायर आर लॉस होता है, जिसे ईडी करंट लॉस कहते हैं, जिसे ईडी करंट लॉस कहते हैं। इसके कारण मशीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है या बढ़ता है, जिससे मशीन की
इफिशियंसी मतलब दक्षता कम हो जाती है। दक्षता कम हो जाती है। देखिए, ये एक कोर है और ये एन पोल है। वैसे ही ये दूसरा एक पोल है एस पोल। यहाँ पर एक ठीक है, यहाँ पर एक कोर रखा हुआ है, मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। इसमें ऐसे बहुत सारे कोर हैं, मतलब बहुत सारे पत्तियों को स्ट्रेंडेड करके इसे बनाया गया है। मतलब बहुत सारे कोर को इसके साइज से काट काट के एक के ऊपर एक, जैसे कि ये कॉपी है, ये कॉपी में बहुत सारे पेज हैं। वैसे ही जब कोर को डिज़ाइन किया जाता है, किसी भी मशीन का कोर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर का कोर हो, चाहे वो मोटर का कोर हो, ठीक है, चाहे वो अल्टरनेटर का कोर हो, कोर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक पन्ना हो गया, दूसरा पन्ना हो गया, तीसरा पन्ना हो गया। वैसे ही कोर को भी एक साइड से काटते हैं, ठीक है, ऐसे पतले पतले साइड से काटा जाता है उसे। और काटने के बाद उसे उस डिज़ाइन में, या तो जैसे ट्रांसफार्मर का कोर है तो एल आकृति हो गई, ठीक है, फिर टी आकृति हो गई, ठीक है, ई आकृति हो गई, ठीक है, ई आकृति हो गई। ऐसी बहुत सारी आकृति में काटा जाता है और काटने के बाद उसे इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि ये जो पत्ती है, ये जो कोर है, वो एक के ऊपर एक, उसको लेथ मशीन से कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, एक समान करेंगे, फिर उसमें होल करते हैं और होल करने के बाद उसमें बोल्ट कस दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होने के पहले उस एक एक कोर में उसमें इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। जैसे ये एक पत्ती हो गई, मानकर चलिए ये ई आकृति की है, इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाएंगे, फिर दूसरी ई आकृति, उसमें भी इंसुलेशन चढ़ाएंगे, फिर तीसरे में इंसुलेशन चढ़ाएंगे। ऐसा इंसुलेशन चढ़ा चढ़ा कर, उसके ऊपर वार्निश चढ़ा चढ़ा कर, फिर उसको लेथ मशीन में रख के कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, ड्रिल मारेंगे उसमें, और उसके बाद ट्रांसफार्मर का कोर तैयार होता है। चाहे ट्रांसफार्मर का कोर बनाए आप, चाहे मोटर का कोर बनाए, इस टाइप से कोर को रेडी किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब होता यूँ है कि हमें पता है कि ये जो कोर है, इस कोर में, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जाती, सभी को पता है, इस टाइप से जाएगी एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं। अब होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। ये कोर है और ये कोर जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो फ्लक्स को काटेगा ही 101%। तो होता क्या है, नियम क्या है बेटा, कि यदि किसी आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एन पोल और एस पोल। ये क्या है, एस पोल हो गया और ये एन पोल हो गया। इस एन पोल और एस पोल में यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्या हो जाएगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसको घुमा रहे हैं, यहाँ पर किसको घुमा रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में आयरन की कोर को घुमा रहे हैं। तो ये जो आयरन की जो कोर है, इसी में वाइंडिंग लपेटी होती है कि नहीं। अरे देखिए, सिलिकॉन
स्टील की बनी हैं, तो ये सिलिकॉन स्टील भी ये इसी के श्रेणी में आता है। अब सिलिकॉन स्टील का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसीलिए ये सिलिकॉन स्टील का बना जाता है। अब देखिए, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाएंगे, क्योंकि ये भी आयरन की कोर है तो ये एक कंडक्टर ही है, और उस आयरन के कोर के अंदर भी एक वाइंडिंग लपेटी हुई है। देखिए, ये कोर तो है जिस फ्रेम में हमें वाइंडिंग को लपेटना है, तो ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और इसके अंदर जो हमने वाइंडिंग को लपेटा है उसमें भी करंट सर्कुलेट होगी। तो देखो, हम मैग्नेटिक फील्ड में जब इस कोर को रखेंगे और इस कोर को घुमाएंगे तो घुमाने पर फ्लक्स कटेगा, नियम यही है। फ्लक्स के कटने के कारण इस कोर में भी करंट सर्कुलेट होगी, ठीक है। कैसे होगी? जब भी, नियम ये कहता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो फ्लक्स के कटने के कारण उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो नियम यही है। तो ये अंदर वाली जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। लेकिन ये जो कोर है, जिस फ्रेम में ये वाइंडिंग लपेटी गई है, इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इस कोर में भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसका मेन रीजन यही है। तो देखिए, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में फ्लक्स के कटने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो उसमें कंडक्टर जो रखा हुआ है, मतलब जो वाइंडिंग हमने किया है कोर में, उसमें ईएमएफ बन रहा है। लेकिन उसके साथ में जिस कोर में उसको लपेटा गया है उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्या है बेटा? कंडक्टर ही है। अब वो भी एक प्रकार का कंडक्टर, मतलब कि सिलिकॉन स्टील से बना हुआ ये जो कोर है, ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, मतलब उसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यही ईएमएफ हमें यहाँ पर जिस रूप में मिलता है, तो देखिए नियम वही है। यदि किसी आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वह मैग्नेटिक फ्लक्स को काटती है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो वो फ्लक्स को काटेगी, तो काटने के कारण उसमें क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण क्या होगी? जिससे करंट फ्लो होती है, यह करंट बहुत से क्लोज सर्किट से होकर बाहर निकलती है। तो देखिए इधर, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाएगा तो फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स के कटने के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न किस में होगा बेटा? वाइंडिंग में होगा। लेकिन वाइंडिंग के साथ में जिस फ्रेम में, जिस कोर में वाइंडिंग लपेटी हुई है, उसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उसमें भी करंट सर्कुलेट होगी। अब भाई ईएमएफ का क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या क्या होगा? भाई करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा, पावर भी होगा, तीनों होंगे ना। ऑब्वियसली ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। तो वोल्टेज में, जब वोल्टेज उत्पन्न होगा तो उसमें करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा, पावर भी होगा, तीनों होंगे। तो इसमें अब देखो, ये जो करंट है ये सर्कुलेट हो रही है उसके बॉडी में। अब इस करंट को हम बाहर निकाल भी नहीं सकते। बाहर निकाल सकते हैं क्या? इसी रीजन के कारण किसी भी ट्रांसफार्मर, किसी भी मोटर, उसकी बॉडी को अर्थ किया जाता है। मोटर को अर्थ, डबल अर्थिंग की जाती है। यदि आपने आईटी में पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट एलईटी वाले हैं, 5 HP की मोटर तक उसको डबल अर्थिंग किया जाता है। यदि एक अर्थिंग कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम से काम ना करे तो दूसरी अर्थिंग काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मेन जो है, इसकी बॉडी में भी करंट सर्कुलेट होगी। अब तो इसकी बॉडी में भी करंट सर्कुलेट होगी। अब ये जिसमें करंट सर्कुलेशन होना चालू हो गया, इसकी बॉडी में देखिए ये करंट सर्कुलेशन होना चालू हो गया। अब जब इसकी बॉडी में करंट सर्कुलेशन होना चालू हो जाएगा तो वो डिसिपेट कहाँ होगी? खर्च कहाँ होगी? खर्च तो होगी ही नहीं। अब खर्च एक ही सिचुएशन में हो सकती है, या तो वो हीट के रूप में बाहर उष्मा को चेंज कर दे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर को घुमाया तो उसमें ईएमएफ जनरेट हुआ। तो ये जो वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हुआ है भाई साहब, इस ईएमएफ को तो हमने बाहर निकाल लिया कार्बन ब्रश से,
मानकर चलिए ये एक अल्टरनेटर है या एक जनरेटर है। इस जनरेटर में जनरेटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स कटने के कारण उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, हम उस ईएमएफ को कार्बन ब्रश के थ्रू, ठीक है, कम्यूटेटर का यूज करके कार्बन ब्रश के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके बाहर निकाल लेते हैं आउटपुट। लेकिन उस आर्मेचर के कोर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से निकलेगा, तो वो बाहर निकलता नहीं है। वो जो ईएमएफ है आर्मेचर के कोर में प्रोड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है, उस ईएमएफ ये होता है हीट के रूप में। और हीट के रूप में मतलब कि मानकर चलो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोर में। अब इस कोर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिक हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यही हीट एनर्जी फिर हमको क्या है, I²R के फॉर्म में मिलता है। और यही I²R फॉर्म जो है यही ईडी करंट लॉस होता है, इसे हम ईडी करंट लॉस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। जब भी यहाँ पर लिखा भी हुआ इसको भी समझ सकते हैं। यदि किसी आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वह मैग्नेटिक फ्लक्स को काटती है, जिससे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, ठीक है, जिससे करंट फ्लो होगी। भाई जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक सी बात है करंट फ्लो तो होगी। तो करंट फ्लो होती है, यह करंट बहुत से क्लोज्ड सर्किट से होकर बहती है, बहुत से क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज पाथ कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए वाइंडिंग भी एक क्लोज पाथ है और वाइंडिंग से जो आउटपुट निकलेगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आर्मेचर के कोर में जो करंट सर्कुलेट हो रही है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहाँ से निकलेगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत से क्लोज सर्किट से होकर बहती है, जिससे ईडी करंट कहा जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। इसके कारण कोर में I² लॉस होता है, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, और ट्रांसफॉर्म करती है तो वो हीट एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफ़र करती है। जब हीट एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगी तो जब इस कोर, ये जो कोर है जिसके अंदर वाइंडिंग लगी हुई है, इस कोर में क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो I² लॉस होगा उसमें। ये जो I² लॉस है क्या होता है बेटा, P = I²। एक फार्मूला था P = V²/R, एक फार्मूला था P = V × I। ये तीन फार्मूले हैं। अब ये तीन फार्मूले देखो, P = I²R है, तो ये जो I²R है ये हमें हीट के रूप में प्राप्त हो रहा है। और हीट के रूप में प्राप्त हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस मोटर की जो आर्मेचर पार्ट है या इसका जो कोर है ये गर्म होगा। अब जब ये गर्म होगा तो मोटर की, आप बोल सकते हैं जनरेटर की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। उसमें वाइंडिंग लगी हुई तो वाइंडिंग भी जलने के चांसेस रहेंगे। तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना होगा, इस सिचुएशन में हमें ये जो ईडी करंट लॉस है, इस ईडी करंट लॉस को कम करना होगा। तो हम ईडी करंट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, ईडी करंट लॉस को कम करने के तरीके ये हैं कि इसमें जितने भी कोर हैं उन कोर को क्या कर दें, हम इंसुलेट कर दें। इंसुलेट कर देंगे मतलब कि देखिए एक स्टूडेंट के बीच में क्या है, डेस्क है, फिर दूसरे स्टूडेंट के बीच में डेस्क है, तीसरे स्टूडेंट के बीच में डेस्क है। तो एक स्टूडेंट की बॉडी का संपर्क दूसरे स्टूडेंट की बॉडी से है क्या, नहीं है। वैसे ही यहाँ पर एक कोर का जो है कनेक्शन दूसरे कोर से नहीं है, बीच में क्या आ गया, लेमिनेशन आ गया, इंसुलेशन की लेयर आ गई। तो एक कोर में जो करंट सर्कुलेट हो रही थी वही पूरे एक साथ, देखिए यदि मैं आपको कहूँ कि ये जो टोटल करंट है I1 + I2 + I3 + I4, अब देखिए ये जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट यदि जुड़ जाए तो सर्किट में ब्लास्ट कर सकती है।
कर सकती है कि नहीं? लेकिन यदि ये सिंगल सिंगल रहे तो इसका अस्तित्व क्या है, खत्म हो जाएगा। मतलब ये सर्किट में कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट क्रिएट नहीं कर सकता। वैसा यहाँ पर भी है, एक एक कोर में यदि जो ईडी करंट इसमें उत्पन्न हो रहा है, इस ईडी करंट को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये टोटल मिलके एक हो जाए तब हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तब वो बहुत बड़ा धमाका उत्पन्न कर देगा। मतलब कि ये जो कोर है, ये कोर में हीटिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और हीटिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो इसमें जो वाइंडिंग लगी है उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है किसी भी जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो कॉपर की वाइंडिंग होती है, और उसके ऊपर इंसुलेशन भी चढ़ा होता है। अब उन इंसुलेशन की भी एक टेम्परेचर लिमिट है, उससे ज़्यादा यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, हीट की वजह से वाइंडिंग जल जाएगी। तो वाइंडिंग जल जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसी सिचुएशन से बचने के लिए इसका जो कोर है वो ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जो लो रेलुक्टेंस पाथ प्रोवाइड करे, जिसमें ईडी करंट लॉस कम हो। तो हम क्या करते हैं, इसी ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम ये जो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई जो पत्ती होती है उसको लेमिनेटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ईडी करंट। इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम को इस टाइप से बना लीजिए आप, ठीक है। इसको ईडी करंट को इस टाइप से बना लीजिए। ठीक है, ये क्या है, लेमिनेशन, और ये 0.5 mm रखी जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये जो लेमिनेशन होगा, ये लेमिनेशन 0.5 mm होगा। और ये क्या है बेटा, ये है कोर, ठीक है। हमने कोर को क्या कर दिए, लेमिनेटेड कर दिया है, और लेमिनेशन जो है 0.5 mm रखा जाता है। और ये लेमिनेशन है, या लेमिनेटेड जो बोलते हैं ना आप, ये लेमिनेटेड है। तो आप इस डायग्राम को बना लें। इसका एक नियम है, जैसे आपने देखा होगा, R इज इक्वल टू रो L अपान A होता है, ठीक है। यदि रजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। R, इसको R इज प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकते हैं रो L अपान A, या R इज इक्वल टू रो L अपान A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, जब रजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा, या एरिया बढ़ेगा तो रजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम इसी का उपयोग करके यहाँ पर इसके एरिया को बढ़ाते हैं तो रजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसका एक नियम है, यदि I इज इक्वल टू V अपान R होता है तो I ईडी करंट इसमें फ्लो हो रही है, और V अपान क्या है बेटा, ये R है। तो अब आप देख लीजिए, यदि इसको हम चेंज कर दें, तो यदि इसको हम चेंज कर दें तो फार्मूला क्या बनता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, इसे ही कहा जाता है आई स्क्वायर R लॉस। तो यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर R है, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो IED, इसमें यदि करंट का मान बढ़ेगा तो रजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या रजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मतलब दोनों सिचुएशन बनती है। अब देखिए, ये IED करंट है तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम
किसी एक का मान चेंज कर दें तो ये हो जाएगा I इंटू आर हो जाएगा, I इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, या इसको ऐसा नहीं रख सकते आप तो ऐसा भी आप रख सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आप इस तरीके से इसको एक कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान R। अब यहाँ पर जब V का मान रखेंगे आप, V का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का मान जब रखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू आर होता है, इंटू क्या हो गया ये I हो गया, तो P इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो ये जो लॉस है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जो इस कोर में होता है। तो इसमें जो लॉस होगा ये होता है आई स्क्वायर आर लॉस। इसको निकालने का तरीका इस टाइप से है, ये पावर का फार्मूला है और पावर के फार्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप डब्बे में डाल दें, इसे भी डब्बे में डाल दें, इसे भी डब्बे में डाल दें। अब देखिए इसका की पॉइंट समझ लें। इसका की पॉइंट ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में जब भी किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स के कटने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये नियम हमें पता है। अब नियम ये है कि यदि हम इस आर्मेचर के कोर को, यदि इस कोर को हम क्या कर दें, ऐसी छोटी छोटी पत्तियों में, टुकड़ों में उसको विभाजित कर दें और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दें, तो रजिस्टेंस के बढ़ने के कारण एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। तो जब भी आपको रजिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटा था तो इसका एरिया कितना था, पूरा फुल था। हमने इसे क्या किए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसे क्या किया हमने, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। जब छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम काट देंगे और उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, इंसुलेशन चढ़ा देंगे, इंसुलेशन चढ़ा देंगे, तो क्या होगा, देखिए ये कोर है, इस कोर का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का फ्रेम है। अब जब ये पूरा कोर यहाँ से यहाँ तक इसका फ्रेम है तो इसका एरिया ज़्यादा हो गया। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, काट दिया, और काटने के बाद उसमें हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया। तो हमारे पास एक फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। यदि हम यहाँ पर रजिस्टेंस का मान हमें बढ़ाना है, क्योंकि रजिस्टेंस के मान को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लॉस इसमें कम हो जाएगा। तो जब भी हम यदि एरिया का मान कम कर दें तो रजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका एरिया था ज़्यादा, ऐसा हो रहा था ना, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। हमारे पास पहले था एरिया ज़्यादा, एरिया क्या था हमारे पास ज़्यादा, तो रजिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब क्या हुआ, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए से अब एरिया हमारा कम हो गया, हमने रजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिए। तो यदि सिचुएशन को हैंडल किया जाए, हमने क्या किए, एरिया को कम कर दिए। पहले भैया एरिया ज़्यादा था तो रजिस्टेंस क्या हो गया था, कम हो गया था, और रजिस्टेंस कम हो जाएगा तो लॉसेस क्या हो जाएंगे, अरे लॉसेस बढ़ जाएगा। यदि इसमें रजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा तो लॉसेस बढ़ जाएगा, मतलब ये जो आई स्क्वायर आर लॉस है, ये लॉस का मान बढ़ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हम यदि यहाँ पर एरिया को कम कर दें तो रजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, और जब रजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
आपको समझ में आ रहा है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये एरिया का मान कम कर दिया, मतलब ये इतना बड़ा था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया, 0.5 mm का इंसुलेशन चढ़ा दी हमने। और जब 0.5 mm का जैसे पेंट करते हैं ना, तो डबल टिबल कोटिंग करेंगे, ज़्यादा मोटी कोटिंग करते हैं। जैसे कि आपने गाड़ी देखा होगा फोर व्हीलर का यदि बोनट खराब हो जाए, उसके ऊपर देखना कितनी मोटी लेयर की पेंट की जाती है, तो उतने ही मोटी लेयर की पेंट यहाँ पर भी होती है। इंसुलेशन चढ़ाते हैं तो लगभग 0.5 mm आप गिन लोगे, इतनी मोटी लेयर की यदि हम उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दें तो क्या होगा, ये एक टुकड़े में डिवाइड हो गया, ये दूसरे टुकड़े में, ये तीसरे टुकड़े में, ये चौथे टुकड़े में। अब देखिए इतना बड़ा एरिया था इसका, अब इसके एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक एरिया हो गया इसका, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब देखो सिचुएशन क्या हो गई, एरिया हो गया कम, रजिस्टेंस हो गया ज़्यादा। तो जब रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा भाई साहब, तो लॉस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि इसको ईडी करंट को कम करने के लिए, मतलब ईडी करंट जो सर्कुलेट हो रही थी इस कोर में, उस ईडी करंट के कारण ईडी करंट लॉस हो रहा था। उस ईडी करंट लॉस को एलिमिनेट करने के लिए हमने कोर का एरिया जो बड़ा था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिए और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिए। इंसुलेशन चढ़ाने के बाद में हमने उसको फिर से कंप्रेस कर दिया, एक बना दिए। उससे क्या हुआ, एरिया कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो लॉसेस भी कम हो गए। तो इस तरीके से हम I²R लॉस, जिसे ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है, ये एक मेथड है। इस मेथड के माध्यम से हम ईडी करंट लॉस को कम करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब देखिए ईडी करंट लॉस, ईडी करंट मतलब कि ईडी करंट लॉस किस किस कारण होता है। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, ठीक है। किस किस के कारण होता है लिख लो, उसका नोट करके लिख लीजिए। ईडी करंट, आयरन की कोर में ईडी करंट लॉस दो कंडीशन में होती है। ये क्या है बेटा, ये आयरन की कोर है, इसको हम आयरन की कोर कहते हैं, मतलब आयरन कोर है और आयरन कोर में ही ये लॉस होता है। इसको यदि हम थोड़ा सा सिचुएशन से समझें तो ये एक आयरन की कोर है और आयरन की कोर में ही दो प्रकार के लॉस होते हैं। पहला है ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये आयरन कोर में दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक है ईडी करंट लॉस और दूसरा है हिस्टेरिसिस लॉस। ये रिलेशन तो लिख लिए होंगे ना, उस साइड वाला रिलेशन तो लिख लिए होंगे आपने, हाँ। तो आयरन की कोर में ईडी करंट लॉस की दो कंडीशन होती है। ईडी करंट लॉस और ईडी करंट लॉस की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन लिखिए, आयरन की कोर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर, आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने पर, आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने पर। और सेकेंड लिखिए, आयरन की कोर को अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, आयरन की कोर को अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। ये जो ईडी करंट लॉस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है कि हमने ये आयरन के कोर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और दूसरा हमने क्या किया, इसको घुमा रहे हैं।
तो आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने पर आयरन की कोर, ये आयरन की कोर है बेटा, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, उसके कारण ये लॉस हो रहा है। दूसरा है आयरन की कोर को अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, क्योंकि हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी है और चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से एस की पोल की ओर जा भी रही है और उनके बीच में ये कोर रखा हुआ है। दूसरा क्या बोला हमने कि आयरन की कोर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा भी रहे हैं, एक तो रख भी रहे हैं और दूसरा घुमा भी रहे हैं। इसी के कारण ये जो है ईडी करंट यहाँ पर उत्पन्न होता है। क्लियर है आपको? ईडी करंट लॉस बंद होगा तो बताना है ना। ईडी करंट लॉस, इसका फार्मूला इसको ऐसा लिखते हैं WE, ठीक है। इसका है B मैक्सिमम FTV, B का स्क्वायर, F का स्क्वायर, T का स्क्वायर। वाट B मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F फ्रीक्वेंसी, T थिकनेस ऑफ कोर, V वॉल्यूम ऑफ कोर। यहाँ पर एक सामने कांस्टेंट जैसे कि K लिखते हैं, K इसमें एक कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट ऐसा है कि जैसे आप V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं और ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू I इंटू R। क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। और ये क्या होता है बेटा? क्यों होता है? क्यों होता है बताओ सर? क्योंकि सर जैसे कोई कंडक्टर है सर, उसकी जो लंबाई है सर, उसकी लंबाई के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस रहेगा तो उसको उतना ही रहेगा। नहीं बेटा, वैसा नहीं है। प्रत्येक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका स्वयं का इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वयं का आंतरिक प्रतिरोध होता है और वो प्रतिरोध जीरो नहीं होता। आपको कॉपर जो है गुड कंडक्टर, सिल्वर भी उसका भी स्वयं का प्रतिरोध है। कॉपर का भी कुछ प्रतिरोध है, उससे कम होता है क्या वो? मतलब बालाघाट में हम जो कॉपर निकालेंगे और अमेरिका में वही कॉपर निकालेंगे तो क्या वहाँ के कॉपर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मतलब कि पृथ्वी पर जितने भी मटेरियल है उसका स्वयं का अपना एक प्रतिरोध है, ये उसका गुण है और उस गुण को हम बदल नहीं सकते। इसीलिए जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट लिया जाता है कि उसके स्वयं का प्रतिरोध है, वो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। चाहे ये यूएस में जाओ, चाहे उधर अमेरिका में जाओ, रेजिस्टेंस का मान उतना ही मिलेगा। वहाँ पर भी जो कॉपर होगा, वहाँ पर भी जो सिल्वर होगा, वहाँ पर भी जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा, वहाँ पर भी उतना ही मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसीलिए यहाँ पर ये जो K है, हम इसमें जो ईडी करंट लॉस हो रहा है, इस ईडी करंट लॉस को पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसे सिर्फ कम कर सकते हैं। तो मानकर चलिए इसका जो कोर है, इस कोर का, आयरन कोर को 0.3 mm से 0.5 mm तक हम रखते हैं। मतलब कोर में जो इंसुलेशन चढ़ाएंगे वो 0.3 mm से 0.5 mm तक ही रखा जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है इसमें, स्टैंडर्ड वैल्यू ये है 0.5
5 mm। तो हम इसमें इस कोर की ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमने क्या किया था, R इज प्रोपोर्शनल टू रो L अपान A, और ये जो A है इस एरिया को कम करके हम रजिस्टेंस को बढ़ा के, एरिया कम करेंगे रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऐसा करके हम इस आयरन कोर में होने वाली ईडी करंट लॉस को कम करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ये जो F है, F से फ्रीक्वेंसी है, T से थिकनेस है, मोटाई, हाँ F से फ्रीक्वेंसी है, T से थिकनेस है, और V से बेटा वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम है, मतलब आयतन। वॉल्यूम मतलब बेटा आयतन, कोर का आयतन, ये याद रखना है आपको। इतनी चीज़ याद रख लिए तो आप ईडी करंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। ईडी करंट लॉस क्या होता है उसको भी डिस्क्राइब कर लेंगे आप। इसका ये डायग्राम है, यदि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी लिखना है, ठीक है, उसके बाद ईडी इसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद इसके रिलेशन जो मैंने लिखाया था वो लिखना है, उसके बाद ईडी करंट लॉस के बारे में लिखना है आपको। इतना लिख लिए 10 नंबर आपको पक्के मिलेंगे। क्लियर है? उत्तर समझ में आया? बोलो हाँ।